क्या रावण द्रविड़ देश का था, माने दक्षिण भारत का था, इसलिए रावण जो नाम है द्रविड़ परंपरा का नाम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि रावण का आरंभ जो है वो र से है। विजयादशमी जब ही बोलते हैं यह प्राकृत की परंपरा है। तथागत बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना नहीं की थी। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। अब शास्त्रीय भाषा का दर्जा जब मिल गया पाली और प्राकृत का, तो अब आपके देश में अगर संस्कृत में 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुले हैं तो पाली और प्राकृत में भी खुलेंगे। इन सब लिपियों की जननी कौन है? हम लिपि है, सम्राट अशोक की लिपि है। गया का जो बौद्ध टेम्पल है वो भी धरती के नीचे ही मिला था। पूरा का पूरा मंदिर, हाँ, मिट्टी से ढका हुआ था ना, उसकी तो खुदाई हुई। सारे धर्मों का जन्म क्यों हो रहा है उस क्षेत्र में जहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार था। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ खास मेहमान है भाषाविद, हिस्टोरियन और खासकर जो धम्म साहित्य है, चाहे सम्राट अशोक का इतिहास हो, तथागत बुद्ध का इतिहास हो, उसके जानकार, पाली और प्राकृत के जानकार, भाषाविद, समाज वैज्ञानिक, इतिहासकार राजेंद्र प्रसाद सिंह जी, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह मेरे साथ हैं। शुक्रिया सर हमें अपना कीमती समय देने के लिए। और अशोक विजय दशमी को लेकर देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। अशोक विजय दशमी, और जैसे हम लोग अब तक जानते थे कि नागपुर में दीक्षा भूमि में बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा ली थी, तो वहाँ देश भर से लगभग लाखों लोग वहाँ जुड़ते हैं। लेकिन अब देश भर में हर जगह अशोक विजय दशमी मनाया जा रहा है। इसका क्या महत्व है और इसका क्या उपलक्ष्य परिप्रेक्ष्य है? देखिए, माना यह जाता है हम्म। कि जिस दिन 1956 में हम्म। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हम्म। बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, हम्म। ठीक इसी दिन, हम्म। ईसा से पहले, आज से 2200 साल से भी पहले हम्म। सम्राट अशोक ने भी हम्म। बाकायदे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अब चूंकि यह डिबेट का विषय है कि प्रोफेसर साहब आपके पास इसका क्या आधार है कि आप कह रहे हैं कि जिस दिन मतलब कि आश्विन शुक्ल दशमी, हम्म। हिंदी महीने से हम्म। आश्विन शुक्ल दशमी, क्योंकि अंग्रेजी महीना तो अशोक के जमाने में मौजूद नहीं था, हम्म। तो आश्विन शुक्ल दशमी को सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था कलिंग विजय के बाद। और उसी दिन आश्विन शुक्ल दशमी को ही बाबा साहब ने भी अपनाया था। यह एक पन्ना लिया हूं, केवल नाम लिखा हूं किताब का, बाकी मैं चिट पुर्जा का इस्तेमाल नहीं करता हूं। हाँ तो ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट है चंद्रमौली मणि त्रिपाठी का, और यह गवर्नमेंट का रिसर्च प्रोजेक्ट है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय म्यूजियम है वहां भोपाल में, उसी का ये रिसर्च प्रोजेक्ट है। और इस रिसर्च प्रोजेक्ट का नाम है दीक्षा की भारतीय परंपरा। जी। इसी में पेज 89 आप देखिएगा तो मैं जो बात कह रहा हूं वह बात वहीं पर लिखी हुई मिलेगी। चंद्रमौली त्रिपाठी की यह किताब वर्तमान में छपी है प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली से। आप उसमें देख सकते हैं जिसमें ये बात लिखी हुई है कि आश्विन शुक्ल दशमी को बाबा साहब ने भी और आश्विन शुक्ल दशमी को सम्राट अशोक ने भी, दोनों ने बाकायदे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। बाकायदे शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहब उसके पहले ही बौद्ध धर्म के रास्ते पर थे। और
सम्राट अशोक भी आश्विन शुक्ल दशमी से पहले बौद्ध धर्म के रास्ते पर थे। इसलिए मैं बाकायदे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि उस दिन दीक्षा लिए थे। ऐसे भी कहा जाता है कि रावण लंका पर विजय जब प्राप्त किया था तो विजयादशमी ये त्योहार मनाया जाता है। तो सवाल यहां दो है, ध्यान दीजिए। पहला सवाल यहां यह खड़ा होता है कि क्या रावण द्रविड़ देश का था, माने दक्षिण भारत का था? बिल्कुल नहीं। कारण कि जो तमिल की परंपरा है, द्रविड़ भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा तमिल है। और आज की डिक्शनरी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, पहले की डिक्शनरी की मैं बात कर रहा हूं। आपको तमिल डिक्शनरी में एक भी शब्द ऐसा नहीं मिलेगा जिसका आरंभ र से हो। तमिल में यह परंपरा नहीं है। इसलिए रावण जो नाम है वह द्रविड़ परंपरा का नाम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि रावण का आरंभ जो है वो र से है, और र जो है उत्तरी भारत की परंपरा है। दूसरी बात कि इसको हम लोग विजयादशमी कहते हैं। क्यों? विजयादशमी में संस्कृत के आचार्य लोग साबित करें कि संधि है कि समास है कि दोनों नहीं है, क्या है? ये प्राकृत की परंपरा है। विजयादशमी जब कहते हैं, अगर संस्कृत में आपको बोलना पड़ेगा तो आप इसको बोलिएगा विजयदशमी। विजयादशमी जब ही बोलते हैं तो यह प्राकृत की परंपरा है। जिस परंपरा में धनवादूत शब्द है, जिस परंपरा में मूसलाधार शब्द है, मुसलधार होगा। संस्कृत की परंपरा में मूसलाधार कैसे होगा? विश्वामित्र को लेकर के इसीलिए संस्कृत साहित्य में लंबा डिबेट चलता रहा है कि विश्वामित्र का क्या मतलब। तो लोगों ने बताया कि विश्व का मित्र, तो आकार कहां से आ गया? विश्वामित्र। तो अगर संधि है तो विश्व प्लस अमित्र होगा, मतलब कि विश्व का दुश्मन, जिसको आप स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि विजयादशमी जो शब्द है यह प्राकृत के ढांचे में है। इसलिए तय है कि विजयादशमी प्राकृत परंपरा का कोई त्योहार है, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, मैं जब देश भर में घूमता हूं तो जो गांव का नाम देखता हूं, और जो हम लोग मगध के, मैं भी मगध से हूं, आप भी उन्हीं हिंदी बेल्ट से हैं, मगध से ही हैं, तो सारे नाम इस तरह के हैं जैसे वो सब लगते हैं जैसे पाली और प्राकृत शब्द के ही नाम हैं। पाली प्राकृत के तो नाम हैं ही, यह बात मैं इस आधार पर जैसे कह रहा हूं। डुमराहा, डुमराहा, ये तो डुमराहा कोई गांव का नाम है, डुमराहा किसी गांव, मतलब ज्यादातर जो ग्रामीण इलाकों में जब हम जाते हैं तो बहुत क्लिष्ट हिंदी वाला नाम नहीं आता। अब लोग रख रहे हैं, जैसे प्रयागराज रख रहे हैं, जो जो अब रख रहे हैं लोग प्रयागराज, या लखनऊ, ये मुगल मुगल के समय से लखनऊ हो गया, प्रयागराज हो गया। लेकिन जब आप अभी भी, ये तो बड़े बड़े शहरों का नामकरण लोगों ने चेंज कर दिया, लेकिन जब ग्रामीण इलाकों में जाएंगे तो डुमराहा, बजितपुरा, सुमराहा, इस तरह के नाम है। इसका मतलब वो, मतलब भाषाई रूप से भी ये पाली और प्राकृत जो है वो प्राचीन भाषा है, जो नामकरण नहीं चेंज हो पाया। बिल्कुल, नाम जो हमारे यहाँ है ग्रामीण क्षेत्र में, शहरों का भी, जितने भी पुराने शहरों का नाम मिलता है हमारे आर्कियोलॉजी में, हम्म। अभिलेखों में, कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो प्राकृत परंपरा की नहीं है। सम्राट अशोक के शिलालेख के अलावा सातवाहन राजाओं के शिलालेख से लेकर करके तमाम शिलालेखों पर जितने भी सांची भरहुत के जो दानदाता थे, उनके गांव का जो नाम मिलता है वो सभी प्राकृत परंपरा के नाम हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, संस्कृत परंपरा का नाम नहीं है। और ये जो आप देख रहे हैं चुटिया, नौहट्टा और इस तरह से पिथनी, लड़ुई, ये सब जो नाम है, बहुत सारे नाम यहाँ के जो ट्राइबल लैंग्वेज हैं उससे लिए गए।
अच्छा सर, ये जो जो अशोक विजयदशमी जो है, जो हम लोग मना रहे हैं, इसके लेकर जिस तरह से अब विजयदशमी के दिन अशोक विजयदशमी मनाया जा रहा है, तो ये सवाल वही आपने क्लियर भी कर दिया। खैर वैसे मेरे मन में सवाल था, लेकिन आपने क्लियर कर दिया कि जैसे जैसे डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध के राष्ट्र बुद्धिज्म पर ही थे, सम्राट अशोक के बारे में कहा जाता है कि वो पहले किसी और विचारधारा के अनुयायी थे और उस दिन दीक्षा लेते हैं। और जबकि तथ्य आप ही बता रहे हैं कि बुद्ध जो है वो 22वें बुद्ध हैं, 21वें बुद्ध हैं। तो बेसिकली भारत का जो मूल निवासी है, भारत के जो 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 मूल निवासी लोग हैं, जो इंडिजीनियस हैं, तो क्या भारत में सबसे पहला धम्म हम माने कि बुद्धिज्म धम्म है, बुद्ध धम्म है, या भगवान महावीर जो का जो विचार है वो पहले था, या दोनों समतुल्य समकक्ष चल रहा था? नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि तथागत बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना नहीं की थी। हम्म। यह तो भारत के इतिहास के सभी किताबों में बात लिखी हुई है। हम्म। प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। एक अब और अनुयायी प्रवर्तक का थे वो। मतलब क्या हो? हम्म। मतलब कि प्रवर्तक का मतलब ये होता है कि पहले से वो परंपरा, वो हम्म। सनातन परंपरा चली आ रही थी, हम्म। उसको फिर से स्टार्ट करना या नए सिरे से परिमार्जन कर करके, संशोधन कर करके फिर से चालू करना, ये तो है। अभी भाषा पर आप चर्चा किए कि पुराने गांवों का नाम, पुराने नगरों का नाम प्राकृत परंपरा की है। यही कारण है कि आज केंद्र सरकार जगी है कि पाली और प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का काम किया है। यह बहुत बड़ी बात है। हमारे यहां 2004 ईस्वी में पहली बार शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का प्रावधान किया गया, 2004 में, मतलब कि आज से 20 साल पहले। तो पहली भाषा भारत की जिसको शास्त्रीय दर्जा दिया गया वो है तमिल। कारण शास्त्रीय भाषा कहते किसको हैं, इसको एक सेकंड में आप जानिए कि शास्त्रीय भाषा उसको कहते हैं जिस भाषा में, जिस भाषा का समय कम से कम आज से 1500 साल या 2000 साल, कम से कम इतना, इतनी पुरानी जो भाषा है, 2000 साल या 1500 साल, केवल उसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। और इस हिसाब से तमिल को दिया गया। कारण इसका एक और है। उसका कारण यह है कि जिस भाषा में हमारे देश की प्राचीन विरासत, प्राचीन सांस्कृतिक इतिहास या ऐतिहासिक तथ्य या जीवन मूल्य, फिलॉसफी, धर्म, ये सब जो जिसमें लिपिबद्ध हैं, उसी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। उस परंपरा में 2004 ईस्वी में पहली बार तमिल को दिया गया, क्योंकि तमिल का जो साहित्य है संगम साहित्य, संगम साहित्य में फिलॉसफी है, इतिहास है, संस्कृति है, और यह माना जाता है कि यह कम से कम 2000 साल पुराना साहित्य है, इसलिए उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तमिल के बाद संस्कृत को दिया गया। ऐसे करते करते 6 भाषाओं को, जिसमें न केवल तमिल को बल्कि जो 4 भाषाएं हैं दक्षिण भारत की, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, कुल मिलाकर के 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अब इधर सरकार 14 में वो बंद हो गया, 14 से 24, 10 साल किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है भारत में। फिर 2024 में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है, जिसमें पाली और प्राकृत भी है। तो ये
बहुत लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है कि ये शास्त्रीय भाषा क्या है। अब चूंकि 10 साल के बाद फिर सरकार ने 5 भाषाओं को शामिल कर लिया है, तो अब फिर एक विमर्श का विषय बन गया है कि ये शास्त्रीय भाषा क्या है। तो शास्त्रीय भाषा को अभी हमने परिभाषित किया, एक 8वीं अनुसूची में भाषा होती है, संविधान की 8वीं अनुसूची में, जिसमें 22 भाषाएं हैं, जिसमें 22 भाषाएं हैं, जिसमें ये संस्कृत तो है लेकिन पाली और प्राकृत नहीं है, ध्यान रखिए। तो इसका नुकसान हुआ, नुकसान ये हुआ है कि 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं आ जाती हैं उसके 3-4 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये होता है कि सिविल सर्विस की जो परीक्षा होती है, जो मुख्य परीक्षा होती है, जिसको मेन एग्जाम कहते हैं, उसमें 300 नंबर का एक पेपर आता है। वो पेपर इन्हीं 22 भाषाओं में से एक आता है। मतलब ये पाली प्राकृत में नहीं आएगा, भोजपुरी 8वीं अनुसूची में नहीं है, इसलिए भोजपुरी में वो नहीं पूछा जाएगा। अवधि नहीं है, ब्रजभाषा नहीं है, मैथिली है 8वीं अनुसूची में, बोडो है 8वीं अनुसूची में, संथाली है 8वीं अनुसूची में, मणिपुरी है 8वीं अनुसूची में, तमिल मलयालम कन्नड़ है, उड़िया है, गुजराती है, बंगला है, सिंधी है, ये तमाम 22 भाषाएं। तो 22 भाषाओं में वो पेपर दिया जाता है, क्वालिफाइंग ही सही, लेकिन सिविल सर्विस में उन भाषाओं को स्थान मिल जाता है 300 नंबर का। दूसरी बात कि साहित्य अकादमी जो पुरस्कार दिया जाता है, बड़ा धूमधाम से पूरे देश में उस साहित्यकार का नाम हो जाता है कि भाई फलाने को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार सिर्फ उन्हीं भाषाओं के साहित्यकारों को मिलता है जिन भाषाओं का नाम संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो वहां देखिए, संस्कृत के विद्वान को मिलेगा, कन्नड़ के विद्वान को मिलेगा, तमिल के विद्वान को मिलेगा, लेकिन पाली और प्राकृत के विद्वान को नहीं मिलेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्यों? इसलिए कि वह 8वीं अनुसूची में नहीं, जबकि 8वीं अनुसूची में उसे आना चाहिए। तो नुकसान तो हुआ। तो साहित्य अकादमी नहीं मिल रहा है, तो पाली प्राकृत के जो विद्वान हैं, जो पाली प्राकृत में काम कर रहे हैं, वो क्यों काम करेंगे? निराश हो रहे हैं। आपका धम्म पर बहुत काम है, आपने बहुत रिसर्च किया है बुद्धिज्म के प्रचार। अगर बुद्धिज्म के लिहाज से देखें, आज प्रधानमंत्री लाओस में थे और वो बौद्ध भिक्षुओं से मिल रहे थे, तो कहाँ से शुरुआत होती है धम्म की, और आज दुनिया में कितने देशों में धम्म है, जिसको जो जहाँ सबसे ज्यादा जो बुद्धिज्म पर, और कहाँ कहाँ किन किन यूनिवर्सिटियों में इस पर रिसर्च भी हो रहा है, पढ़ाई भी हो रहा है बुद्धिज्म पर? अभी तो बुद्धिज्म जो है पूरी दुनिया में छाया हुआ है। प्राचीन काल से लेकर करके आप देखिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया में चीन, जापान, कोरिया, इधर देखिएगा लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, इधर आइएगा श्रीलंका, अब इधर जाइएगा तो आजकल अमेरिका और यूरोप के देशों में भी बौद्ध धर्म की काफी मर्यादा है और लोग उस दिशा में जा रहे हैं, और उस दिशा में जा रहे हैं। अगर अगर पठन पाठन की बात करें तो सारे यूनिवर्सिटियों में लगभग बुद्धिज्म, जैसे बुद्धिज्म पर पीएचडी हो रही है। हाँ, पाली विभाग, प्राकृत विभाग प्राय यूनिवर्सिटी में है। देखिए, मैं इसीलिए भाषा पर मैं बात कर रहा था कि शास्त्रीय दर्जा मिलने से अभी हाल ही में भारत में 3 संस्कृत विश्वविद्यालय खुले। 3 संस्कृत विश्वविद्यालय केंद्र सरकार ने खोला कि भाई वो शास्त्रीय भाषा है, लेकिन पाली प्राकृत का तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं खुला। इसलिए नहीं खुला कि वो शास्त्रीय भाषा में नहीं है। अब जब शास्त्रीय भाषा में पाली प्राकृत आ जाएगी, तमिल का भी इंस्टीट्यूट खुला, इसलिए कि तमिल शास्त्रीय भाषा का दर्जा उसे मिला है, लेकिन पाली प्राकृत को नहीं था। अब शास्त्रीय भाषा का दर्जा जब मिल गया पाली और प्राकृत का, तो अब आपके देश में अगर संस्कृत में 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुले हैं, तो पाली और प्राकृत में भी खुलेंगे, और हो सकता है उससे ज्यादा खुले।
8वीं अनुसूची में होना और जो क्लासिकल का दर्जा मिलना, ये दोनों किसी भी भाषा के विकास के लिए बहुत जरूरी है, भारत में कम से कम। जरूरी इसलिए है कि इसके लिए उत्कृष्टता केंद्र खोले जाते हैं। हम्म। जो मैसूर में जो है भारतीय भाषा संस्थान इंस्टीट्यूट, वहां पर इन भाषाओं का, जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है, उसके लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाए गए हैं। उन किताबों का अनुवाद हो रहा है, रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यूजीसी उसके लिए ग्रांट देता है। अब तो 95-95 लाख रुपया ये सब जब मिलने लगेंगे तो पाली प्रकृति का विकास होगा। और ऐसे भी तो मैं कहता हूं, आप ये भारत की मुद्रा देख रहे होंगे, नोट, तो मुद्रा पर क्या देखते हैं? आगे में 2 भाषाओं पर लिखा रहता है कि 500 रुपए का नोट, आगे में अंग्रेजी में और हिंदी में। अब पीछे जब जाइएगा तो पीछे 15 भाषाओं में, तो 15 दो 17 भाषाओं में है। तो 17 भाषाओं में है तो उसमें देखिएगा पीछे में जो 15 भाषाएं हैं, अब 15 जो लिपियां हैं, कन्नड़ की, तमिल की, सिंधी की, गुजराती की, उसमें पीछे पंजाबी की लिपि है। इन सब लिपियों की जननी कौन है? हम लिपि है, सम्राट अशोक की लिपि है। तो माई गायब है, मां गायब है और बेटी है, लेकिन मां नहीं है। आप, भारतीय संस्कृति कहती है कि आप हमेशा अपने पुरखों का ध्यान रखिए। हम लोगों ने पुरखों का ध्यान नहीं रखा। हम तो कहते हैं कि मुद्रा पर थम लिपि में भी लिपिबद्ध होना चाहिए, क्योंकि थम लिपि ही जो पीछे में केवल उर्दू और अंग्रेजी को छोड़ दीजिएगा, अंग्रेजी तो ऐसे भी 8वीं अनुसूची में नहीं है, लेकिन उर्दू में लिखा हुआ है। अगर उर्दू को उसमें से हटा दीजिएगा पीछे के 15 लिपियों में से, तो 14 लिपियों की मदर, जननी थम लिपि है। इसलिए मैं कहता हूं कि मां गायब है, बेटियां हैं, मां को लाओ और अपने पुरखों की विरासत की हिफाजत करो। ये भारत की मूल संस्कृति है जिसको हम लोग छोड़ रहे हैं। थोड़ा सा अगर धम्म के बारे में एक लाइन बात करें, तो जैसे अभी हम लोग नए नए डिस्कोर्स में आ रहे हैं कि मतलब 8वीं शताब्दी तक जो है भारत बुद्धमय भारत है। और जिस तरह से अब जो तमाम अभी हाल ही में जो कई सारे मामले इस तरह के आए हैं, तो क्या लगभग जितने जो धम्म, जैसे जो सारनाथ हो, कुशीनगर हो या लुम्बिनी हो, खुद प्रधानमंत्री के गृह जिला बड़नगर में जिस तरह से, तो क्या सारे जो टीले हैं वो कुछ ऊपर अभी जैसे बोध गया टेम्पल है, उस तरह के कौन कौन टेम्पल हैं जो या सब धरती के नीचे ही हैं अभी भी? जो भी सारनाथ हो या बोध, आपको बता दें कि सारनाथ हो या लुम्बिनी हो, सब नालंदा हो, तक्षशिला हो, विक्रमशिला हो, चाहे सिंधु, तो जो धरती के नीचे मिल रहे हैं, धरती के ऊपर कौन कौन अभी भी बुद्ध विहार जो हैं वो हैं? खुदाई में धरती के ऊपर कोई बौद्ध विहार नहीं मिला है, सभी धरती के नीचे मिले हैं। अब देखिए, ये जो मुंह होता है ना, हम्म। पूरब की तरफ होता है। हम्म। अब जाइए अपने गांव देखिए, किधर मुंह है। पूरब दिशा यही बोध गया है, हम्म। जहां तथागत को ज्ञान मिला था। हम्म। इसी कारण से जो पूर्वी दरवाजे के की जो ये इमारतें हैं, वो सभी बौद्ध विहार। नहीं, तो मैं वही जानना चाह रहा था कि जैसे जो बोध गया का जो बोध विहार है, बोध गया वाला जो बड़ा विहार है, टेम्पल जिसको मंदिर और कह रहे हैं। 8वीं शताब्दी, मैं भूल जा रहा हूं, एक साथ कई क्वेश्चन आपका आ रहा है ना। 8वीं शताब्दी में जो कह रहे हैं कि तक बौद्ध धर्म था, यह सही नहीं है। नहीं नहीं, मैं आप, नहीं, मतलब उसका मतलब बौद्ध धम्म ही था, बाकी कुछ नहीं था। हाँ, 8वीं शताब्दी के बाद भी जो ये पाल नरेश हुए, पाल राजे हुए, इन हम्म। लोगों ने पता नहीं, वो तो जो धर्मपाल थे, उन्होंने 50 यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं,
ये आप राहुल सांकृत्यायन की किताब पढ़िए या उनकी पढ़िए, लामा तारानाथ की। वो मैं लामा समझ रहा हूँ, तारानाथ ने मैं लिखा सिर्फ है। ये जानना चाह रहा हूँ कि तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, धरती के सब नीचे मिले, खुदाई हुई ना, किसी वजह से सब उसको नीचे में, जी ढक दिया। मैं कह रहा हूँ जैसे गया का जो बौद्ध टेम्पल है, जिसको मैं बौद्ध विहार कह रहा हूँ, वो भी धरती के नीचे ही मिला था। पूरा का पूरा मंदिर। हाँ, मिट्टी से ढका हुआ था ना, उसकी तो खुदाई हुई। क्या मतलब ये बोध आश्चर्य गया? क्यों कर रहे हैं? नहीं नालंदा यूनिवर्सिटी का ऊपर था, नहीं वो भी नहीं। सब नीचे ही था जमीन में। अब आज जाते हैं तो देखते हैं कि लगता है कि ऊपर है, ऊपर नहीं था, सब ढका हुआ था। सुजाता का उतना बड़ा स्तूप सब ढका हुआ था मिट्टी से, सारनाथ, सब नीचे था। सारनाथ का जो स्तूप है उतना बड़ा का वो लगभग। भी सब 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 नीचे ढका हुआ था, सब। आप सोच रहे हैं कि उतना ऊंचा है तो दिखाई पड़ रहा था? ऐसा थोड़े था। नहीं तो बोध गया का मंदिर भी सब, ढका हुआ था। जी जी जी, सब बोध गया से लेकर करके सारनाथ तक सब खुदाई में मिला है। ये आप, ये आश्चर्य की बात नहीं है। नहीं, अब मैं उस बिंदु को मैं बोलना चाहता था कि इसी सारनाथ में 12वीं सदी में राजा जयचंद की जो दादी थी, उनका शिलालेख है कुमार देवी का, 12वीं शताब्दी की। वो जयचंद की दादी का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भारत में फिर से अशोक राज लाना है, लिखित है। आप जाकर के सारनाथ के म्यूजियम में देखिए। तो मैं अच्छा, तो आपके हिसाब से 12वीं शताब्दी तक मान लो तो भारत में विदेशी सभ्यताओं का तो आगमन भी कब से नहीं हुआ? मरी बौद्ध धर्म, तो भी नहीं मरा। गलत हम लोग व्याख्या कर रहे हैं। हम्म बौद्ध धर्म का रूप परिवर्तन हुआ। यही कारण है कि आज बहुत सारे आलोचक कह रहे हैं कि कबीर, रविदास की जो परंपरा है वो धम्म परंपरा है। ये हम्म। गलत नहीं है। धम्म की धारा कभी नहीं रुकी है। इस पर रिसर्च किए जाने की जरूरत है। अभी मैं ये समझना, ऊपर, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि मैं, जैसे स्वर्ण काल होता है ना हर चीज का, जैसे हम सब इंसानों का एक एक एक्सट्रीम पीरियड होता है। जैसे मैं खिलाड़ी हूँ तो एक बेहतरीन उम्र होता है हमारा 25 से 30 साल या 40 साल तक। मैं क्रिकेटर हूँ या फुटबॉलर हूँ। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो बौद्ध धर्म का जो स्वर्ण काल है वो सम्राट अशोक का दौर है। तो बिल्कुल। हाँ, सम्राट अशोक का दौर जो है उसको मैं स्वर्ण हाँ काल की तरह मानता हूँ, जब पूरी दुनिया में एक्सपेंशन हुआ। हाँ हाँ हाँ। मैं ये समझना चाह रहा था कि आपने कह, एक तो दो चीजें क्लियर कीजिए। एक, जो हम किसको बुद्ध विहार माने, जितने पूरब की तरफ जिनका मुंह है उनको बुद्ध विहार माने, जितने टेम्पल हैं। नहीं, एक एग्जाम्पल दिए हम्म। कि चूंकि बोध गया जो है वो पूरब में है, अक्सर जहां जिनके जो पूज्य हैं उनका जो पवित्र स्थल होता है, अगर उत्तर प्रदेश में बनता है तो उसका मुंह किधर रहेगा? जिधर तथागत बुद्ध को ज्ञान मिला था। हम्म और मस्जिद का मुंह किधर आता है? हम्म के जो संस्थापक थे उनका जो स्थल है, पवित्र स्थल, उधर में होता है। हम्म। यह मैंने एक सूत्र दिया, इस पर हाँ फिर मतलब से भारत में ये सर्च हो। कोई एक दो एक्सेप्शनल हो सकता है, बाकी मैक्सिमम ट्रेंड इसी तरह से होते हैं। हाँ, अच्छा, एक और। एक्सेप्शनल नहीं। हाँ, एक दो हो सकता है एक्सेप्शनल हो। आपने बड़ी 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 लकीर, आपने बड़ा एक संकेत दे दिया है। अच्छा, एक एक बस एक और चीज समझना चाह रहा हूँ कि धम्म का जो जो ह्रास, मतलब धम्म जो की जो जानकारी जिसकी कमी हुई, ह्रास शब्द का इस्तेमाल करो, जैसे एक डाउनफॉल कब से शुरू हुआ, मतलब बाहरी संस्कृतियों का प्रभुत्व कब से, मतलब 12वीं शताब्दी माना जाए, 14वीं शताब्दी, जब विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन होना शुरू होता है। देखिए, कोई भी चीज का जो पतन है वो रातों रात किसी तारीख को तो होता नहीं है। हम्म वो तो एक लंबी प्रक्रिया होती है। किसी चीज का विकास भी अचानक नहीं होता है। न हम्म बौद्ध धर्म का विकास अचानक हुआ, न बौद्ध धर्म का पतन अचानक हुआ। किसी हम्म। डेट तारीख या किसी साल को बता नहीं, देना। मैं 12वीं सदी के बाद से मतलब डाउनफॉल शुरू हुआ।
हाँ, 12वीं सदी तक तो ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में वर्चस्व था इसका, हम्म वर्चस्व था, मैं कह रहा हूं। हम्म मैंने सबसे उन्नत किस्म का धर्म था। हम्म हम्म बाद में धीरे धीरे इसका पतन हुआ, हम्म। या कहिए रूप परिवर्तन हुआ, क्योंकि जो अच्छा, मुस्लिमों में पतन जो सूफी परंपरा है, पतन सब, जैसे इस्लाम इस्लाम पूरी दुनिया में फैला, तो तो रूप परिवर्तन तो वही मैं कह रहा हूं ना कि रूप परिवर्तन हो गया। जैसे इस्लाम आया तो बौद्ध धर्म का रूप सूफी में बदला, हम्म, सूफी में बदला, यही पतन नहीं होता हुआ, है रूप लोगों ने परिवर्तन। इसको अपनाया अपने अपने तरीके से। अपने अपने तरीके से अपनाया, इसके अवशेष तो रह ही गए। अवशेष इतने बड़े धर्म का कैसे मिटाया जा सकता है? नहीं वो अब, वो बैक डोर से मौजूद था, नहीं, सभी धर्मों में मौजूद है। सारा निर्माण इसी के टीले पर हुआ। हाँ, सारा हाँ, निर्माण धम्म के टीले पर ही हुआ। क्यों नहीं होगा? वास्तु ईसाई शास्त्र। धर्म का जन्म कहाँ हुआ था? हम्म। ईसाई धर्म का जन्म कहाँ हुआ था? मुस्लिम धर्म का जन्म कहाँ हुआ था? यरूशलेम। सभी धर्म का जन्म तो वही ना हुआ, बुद्ध के बाद ही तो हुआ, हम्म कि बुद्ध के पहले हो गया? हम्म बुद्ध के बाद ही ना हुआ। और ये सारा इलाका देखिए, ये पश्चिम एशिया है, हम्म सभी धर्मों का ये स्थल यही है। वहीं तक तो बौद्ध धर्म पहुंचा था हम्म। अशोक के जमाने में। उसी भूमि पर में ये धर्म जन्म लेते हैं, ईसाई धर्म या मुस्लिम धर्म, जहाँ युद्ध या हो अलग से रहा लेते है, हैं। जो जो जिसको कब्जाने की कोशिश हो रही, फिलिस्तीन जो जगह है, फिलिस्तीन और गजा। हाँ, हाँ, इस पर भी एक रिसर्च की जरूरत है। सारे धर्मों का जन्म क्यों हो रहा है उस क्षेत्र में जहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार था? वहीं तो सारा धर्म जन्म लेता है। और इस हिसाब से दुनिया के जितने भी बड़े धर्म हैं, उसमें से सबसे प्राचीन धर्म बौद्ध धर्म ही है। बड़े धर्मों में मैं कह रहा हूं, लेकिन लेकिन छोटे धर्मों की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े अ, धर्म। भगवान महावीर बुद्ध से पहले हैं या बाद में है? बाद में है। अब देखिए, इस पर एक डिबेट है, हम्म उस पर मैं अभी बोलना नहीं चाहता। हम्म। जैन धर्म पर मैं अभी बोलना नहीं चाहता हूं, बौद्ध नहीं, मैं धर्म के मैं भी नहीं कंपैरिजन समझ, में। अभी अभी जो पब्लिक डोमेन में जो जानकारी है, वो महावीर बुद्ध का जो जन्म है, भगवान महावीर भगवान, का जन्म जो है 599 में है। 599 ईसा हाँ, पूर्व, हम्म, वैशाली में बस हुआ। ना, हाँ बस ना, इतना ही ना पाले जा रहे हैं, तो आप जान जाइए। हाँ। अभी खुदाई हो चुकी, हम्म अभी मैं नहीं कह रहा हूं, उसकी रिपोर्ट जारी है। हम्म अभी इंग्लैंड के कनिंघम ने खुदाई की है, अभी हाल ही में, बहुत साल नहीं हुए। यहाँ ये लुम्बिनी में, लुम्बिनी में जो महामाया देवी का टेम्पल है, हम्म उसकी खुदाई हुई है। हम्म और उस खुदाई में जो वो साल वृक्ष का वो जो मिला है हम्म अवशेष, हम्म उसकी जांच हुई है। ये कार्बन डेटिंग हुई है। आप रिपोर्ट पढ़िए, उस रिपोर्ट में लिखा है कि जो तथागत बुद्ध थे वो 7वीं शताब्दी में जन्म लिए थे। चलिए, पढ़ लीजिए रिपोर्ट, मुझे नहीं कुछ कहना है। आप इसको इंटरनेट पर भी पढ़ सकते हैं कि लेकिन कनिंघम ने जो अभी भगवान खुदाई कराई भगवान थी। महा अभी जो पब्लिक डोमेन में जानकारी है, उसके हिसाब से भगवान महावीर का जन्म भगवान बुद्ध से पहले का है। भगवान हाँ, तो उसको भगवान सुधार लीजिए। भगवान बुद्ध का जन्म 623 बीसी, मतलब पब्लिक डोमेन में है। ईसा पूर्व 623 ईसा पूर्व। उसके भी पहले चला गया। और भगवान महावीर अब का अब हाँ, जो नए रिसर्च जो आ रहे हैं, अब हम्म पुरानी पुरानी चीजों को छोड़िएगा भी तो। मैं हम्म तो कह रहा हूं ना कि अभी उसकी जांच आ गई है। वो रिपोर्ट आपको गूगल पर आप टाइप करके देख सकते हैं, देख लीजिए 7वीं शताब्दी है कि नहीं है। हम्म। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भगवान महावीर का जन्म 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, अब 1300। पहले माना जाता था कि महावीर जो थे, हम्म भगवान महावीर खुद हम्म से उम्र में बड़े थे। हम्म लेकिन अब जो खुदाई हुई है हम्म उसके आलोक में
अब तथागत बुद्ध उम्र में हम्म महावीर भगवान से बड़े थे। हम्म 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 हाँ, हम्म। अब जो रिपोर्ट आई, वो जी। जो आप बोल रहे हैं ना, मैं सुन रहा हूं, और आप सही बोल रहे हैं, किताबों में वही है। हम्म। लेकिन जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से तथागत बुद्ध हम्म। भगवान महावीर से लेकिन उम्र में बड़े थे। लबोलुआब ये है कि भारत में बुद्ध की परंपरा और महावीर भगवान जैन की परंपरा पुरानी परंपरा है, ईसा पूर्व की परंपरा है। हाँ वो तो है, दो राय नहीं। तो लेकिन ये है कि ये लेकिन दोनों परंपराएं जो हैं उनको मॉडरेट मतलब अपना लिया गया, और वो दोनों परंपराएं जो हैं उनमें उनका उनमें कमी आई बाद, और फिर से लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं। अब तो मैंने तो कहा ही कि हर जो चीजें हैं, बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े दार्शनिक, हम्म। ये सब तो एक दिन क्लाइमेक्स पर आते हैं, और एक दिन धीरे धीरे उनका पतन होता ही है। अच्छा, ये नेपोलियन एक बस आगे बोनापार्ट से, जैसे। भगवान महावीर की जो तस्वीरें हैं और भगवान बुद्ध की जो तस्वीरें हैं, उन दोनों में बहुत समानता है, दूर से देखने से बहुत समानता, इक्वल मतलब समान जैसे लगते हैं। हाँ, दोनों लोगों की समानता पर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, पश्चिम में भी और अपने देश में भी हो रहे हैं। कुछ हम्म नामों की समानता मिलेगी, हम्म कुछ उन लोगों के उपदेशों की समानता मिलेगी। इस पर मैं आज डिबेट नहीं करना चाहता हूँ, नहीं, ठीक है क्योंकि बजाय फिर जैसे अभी अभी मौलिक बात आएगी तो फिर खलबली मचेगी, अभी तिरुपति और में। मैं नहीं चाहता हूँ कि आज मैं उस चीज को बोल दूं। ना ना, ठीक है, वो ठीक है, हम लोग सबका सम्मान करते हैं सभी आस्थाओं का। तिरुपति बालाजी मंदिर में जो लड्डू प्रकरण हुआ था, तो उसमें तमाम लोग क्लेम कर रहे थे कि ये जैन परंपरा से है, ये धम्म परंपरा बुद्ध परंपरा से है। इसलिए मैंने पूछा, मेरी कोशिश होती है कि सिर्फ जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। हम लोग सभी के भावनाओं का सम्मान करते हैं, और हमें सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों पर हम लोग बातचीत करते हैं। तो ये था विजयादशमी, अशोक विजयादशमी के इतिहास। सम्राट अशोक बुद्धिस्ट ही थे, वो धम्म ही थे। पहले धम्म ही था, तो धम्म 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 से ही थे। उस दिन उन्होंने बकायदा, जैसे जैसे मैं किसी विचार को मानता हूं तो साल में एक दिन बड़ा उत्सव भी करता हूं। तो हो सकता है कि अशोक विजयदशमी वो उपलक्ष्य हुआ जब सम्राट अशोक ने उसको विधिवत रूप से कोई बड़ा आयोजन किया होगा, जैसे हम सब जब किसी भी धर्म में हो उसका एक बड़ा आयोजन भी करते हैं। उस बिल्कुल। जैसे जैसे डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वो धम्म के रास्ते पर थे, और उन्होंने 1956 में एक बड़ा आयोजन किया नागपुर में। तो अच्छा, ये एक सवाल और मेरे मन में कंफ्यूजन है, क्या हम लोग माने कि ये जो जो आर्य हैं उनके आगमन के साथ ही जो पहले तो कई तरह के धर्म, जैसे उनको वो अभी हिंदू कह रहे हैं, पहले आर्य धर्म कहते थे, फिर ब्राह्मण धर्म हुआ। सनातन का मतलब तो ओल्ड होता है। तो क्या ये आर्यों के आगमन के साथ ही उनके अपने रिचुअल्स आने शुरू हो गए थे? तो आर्यों का आगमन आप कब मानते हैं भारत में? आर्यों के आगमन पर बोलने के लिए आपको समय दीजिएगा तब ना, कि 5 मिनट में थोड़े समझा देंगे। नहीं, बस एक ईस्वी बता दीजिए, उससे बाद बाकी हमारे दर्शक समझ लेंगे कि उनके जो रिचुअल्स हैं वो कब आए होंगे। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि माइग्रेशन भी, देखिए, रोजी रोटी की तलाश में माइग्रेशन होता है, कोई आक्रमण जैसी बात नहीं है। उस हम्म थ्योरी पर बोलने के लिए हमको 1 घंटा समय दीजिएगा तब ना आपको क्लियर करेंगे, क्योंकि अभी जो किताबें हैं वो 1500 ईसा पूर्व में मानती हैं। तो 1500 ईसा पूर्व को जब भी हम काटेंगे तो उसको स्थापित करने के लिए, आपको ठीक ढंग से समझाने के लिए कि ये कब है या क्या गलती हुई है, इसके लिए 1 आध घंटा बोलेंगे तब ना कम से कम क्लियर होगा, लेकिन मिनिमम। अभी प्रचलन में है, 1500 ईसा पूर्व से आर्यों का आगमन शुरू हो गया था। हाँ, तो अभी तक वही आप लोग पढ़िए, इस पर अलग से बुलवाइएगा तो बताएंगे एकदम क्लियर, आपको दिखाई पड़ने लगेगा कि कैसे धीरे धीरे माइग्रेशन हुआ। ये माइग्रेशन होता रहता है।
जी 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 जी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जी, बिल्कुल ये ठीक हाँ, वैसे ही है जैसे हम आज के समय में अब जहाज बन चुका है और अब माइग्रेशन और तेज हुआ है। पहले माइग्रेशन कम था क्योंकि वाहन कम थे और समुद्री रास्ता, पहले पैदल, फिर जानवरों, घोड़े की सवारी, हाथी की सवारी, फिर गाड़ी घोड़ा, पानी का जहाज, और अब जहाज। जैसे आज हम बिहार के किसी सुदूर कोना में रह रहे हैं या भारत में रह रहे हैं और हम माइग्रेट होकर चले जाएं कंबोडिया, या हम चले जाएं लैटिन अमेरिका, अमेरिका, तो वहाँ हम अपने रिचुअल्स को भी ले जाते हैं अपने साथ में। तो कोई किसी से कम नहीं है, ज़्यादा नहीं है, बस ये है कि जैसे हम आज अमेरिका जाएं तो अमेरिका में ज़्यादा ईसाई रिचुअल्स हैं। यही है ना। हम अगर आप आज अफ्रीका जाएं तो वहाँ के रिचुअल्स हैं। हम आज मिडिल ईस्ट चले जाएं तो उनके अपने रिचुअल्स हैं। तो भारत में सबसे पुराना जो रिचुअल्स था वो धम्म था, धम्म के विचार थे। और जैसे जैसे माइग्रेशन आया, दुनिया भर से लोग आए, वो अपने साथ अपने रिचुअल्स को लेते आए। लेकिन बुद्धिज्म में एक खास बात थी कि आप इसको अपने में आत्मसात कर सकते हो। भारत में जो भी लोग रहें, जो भी लोग माइग्रेट होकर आए, या जो भी आक्रमणकारी आए, उन्होंने धम्म के बारे में जब जाना तो उनके धम्म के जो रिचुअल्स थे उनसे उन्होंने बहुत सारी चीजें ली हैं। तो लबल हुआ, मुझे जो लगता है कहा जाए कि धम्म का पतन नहीं हुआ, उनका परिवर्तन हुआ, उनको परिवर्तित किया गया अपने हिसाब से। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।